विशाल आज ऑफिस के काम से दिल्ली आया हुआ था। काम निपटाकर शाम में वो टाइम पास के लिए एक मॉल में आ गया और वहाँ फूड कोर्ट में बैठकर चाइनीज खाने लगा। सामने एक कुर्सी पर उसे एक 60-8 साल की लड़की नजर आई, जिसके बालों के स्टाइल ने उसे अंशु की याद दिला दी। वो ध्यान से बच्ची को देखने लगा। बगल से उसकी सूरत काफी कुछ अंशु जैसी ही थी। उसी की तरह बैठकर तरंग बना रही थी। उसकी मम्मी शायद खाने का ऑर्डर देने गई थी। तभी बच्ची की बगल में एक युवा आकर बैठा तो बच्ची ने जोर से कहा, अंकल यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, आप दूसरी टेबल पर चले जाओ, मेरी मम्मी आने वाली है। युवक बच्ची को इस तरह निर्भीकता से देखकर वो सक्का पक्का गया और तुरंत वहां से उठकर दूर जाकर बैठ गया। बच्ची खुद में ही मुस्कुराई और फिर से अपने काम में लग गई। बच्ची ने एक बार फिर उसे अंशु की याद दिला दी। अंशु भी तो ऐसी ही निर्भीक और साफ साफ बात कहने वाली लड़की थी। अंशु के साथ उसका रिश्ता करीब 3 साल का चला था। अंशु इंटीरियर डिजाइन का कोर्स कर रही थी और क्लास हॉस्टल में रहती थी। विशाल भी उसी कॉलेज में था। दोनों को ही आदत थी कि दोनों शाम के समय लाइब्रेरी में चले जाते थे। वहीं उनकी मुलाकात हुई और फिर बातों का दौरान ऐसा चला कि दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई। अंशु हमेशा हर जगह अपने हक के लिए आवाज उठाती और पार्ट टाइम काम करके अपना खर्चा खुद निकालती। वो खूबसूरत तो थी ही, बुद्धिमान भी थी। विशाल उसके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित था। एक दिन उसने अंशु से अपने दिल की बात की तो अंशु ने भी उसके प्यार को स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए और 5-6 माह लिव इनमें भी रहे। विशाल को रात आज भी याद है जब दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। प्यार की तपिश उनके जिस्म को भिगो रही थी। उसी दौरान अंशु ने विशाल से सवाल किया, बीसू हमारी जाति अलग है, मैं ऊंची जाति की हूँ, जबकि तुम यादव हो। आज नहीं तो कल हमें अपने घर वालों से शादी की अनुमति लेनी होगी। सोचो अगर वे नहीं माने तो क्या होगा, खासकर तुम्हारे घर वाले तो जैसे कि तुम बताते हो इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। यदि उन्होंने इनकार कर दिया तो क्या करेंगे? विशाल ने कहा, डोंट वरी, मैं मना लूंगा। यह बात अलग है कि जान से मरने की धमकी भी दे सकता हूँ। अंशु हंसकर बोली, मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। तुम बताओ तुम क्या करोगे? मैं भी तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कहकर उसने अंशु पर अपने बाहों का घेरा और मजबूत कर दिया। अंशु मुस्कुरा दी। उसे विशाल के प्यार पर विश्वास था और उसे लगता था कि विशाल उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वे दोनों हमेशा एक हैप्पी कपल बनकर रहेंगे। कुछ समय बाद ही जब छुट्टी में विशाल घर आया तो घर वालों ने उसे शादी के लिए एक लड़की की तस्वीर दिखाई। विशाल ने उन्हें अपने और अंशु के रिश्ते के बारे में सब सच बता दिया। विशाल के पिता ने साफ लफ्जों में कहा, कान खोलकर सुन ले, तेरी शादी हमारी जाति में ही होगी। हम यादव हैं और हमें इसका गुरूर है। हम लड़की यादव ही लाएंगे, वरना तुम दोनों का सीना और मेरी बंदूक। विशाल ने फिर एक शब्द भी नहीं कहा और पिता की मर्जी के आगे तुरंत घुटने टेक दिए। पिता ने छुट्टी खत्म होने से पहले ही उसकी शादी कर दी ताकि लड़का कोई और ड्रामा ना करे। छुट्टी के बाद जब विशाल वापस पहुंचा तो उसकी अंशु का सामना करने की हिम्मत नहीं हुई और वो अंशु के आने से पहले ही अपना सामान लेकर दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। इधर अंशु छुट्टी के बाद लौटी तो बहुत खुश थी, मगर जब घर पहुंची तो विशाल को सामान समेटकर गायब देखकर उसे सब समझ में आ गया। फिर भी वो एक बार विशाल से मिलकर बात करना चाहती थी। उसने विशाल को फोन किया और उसे शाम को मिलने बुलाया। विशाल की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अंशु का सामना कैसे करे और उसे सारी सच्चाई कैसे बताए। वो कई दिनों तक बहाने बनाता रहा
और अंशु से मिलने से बचता रहा। मगर एक दिन अंशु खुद उसके नए बसेरे तक पहुंच गई। अंशु को देखते ही विशाल की धड़कनें तेज हो गई। वो बस इतना ही कह सका, सॉरी अंशु, पर मैंने शादी कर ली है। मेरे पिताजी ने जबरान मेरी शादी किसी और से कर दी और मैं कुछ नहीं कह सका। अंशु चुपचाप उसे देखती रही और फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। वो दिन था और आज का दिन विशाल को ना तो दोबारा अंशु नजर आई और ना ही उसे जीवन में फिर कभी कहीं सुकून मिल पाया। अंशु के साथ उसके जीवन का सारा सुकून खो चुका था। आज उस बच्ची को देखकर उसे लग रहा था जैसे सालों बाद वो अंशु को देख रहा हो। तभी उसने देखा सचमुच अंशु हाथ में खाना की प्लेट लिए बेटी के पास आ रही है। वो वहीं चेयर पर बैठ गई। दोनों माँ बेटी मिलकर खाने लगे। विशाल चुपचाप उठा और उनके सामने की चेयर पर बैठ गया। विशाल को देखते ही अंशु को बेहद टन गई। विशाल हाथ जोड़कर कहने लगा, आई एम सॉरी, माफ कर दो मुझे। अंशु ने उस समय कुछ नहीं कहा। खाना खाकर उसने बेटी को पास में ही गेम सेक्शन में खेलने के लिए भेजा और फिर विशाल की तरफ मुखातिब हुई। अब बोलो, क्या कहना चाहते हो? यह मेरी बेटी है ना अंशु, सच बताओ। अंशु हौसले से मुस्कुराई और बोली, और तुम्हारी यानी एक भगोड़े बाप की नहीं बल्कि मेरी यानी एक आत्मनिर्भर माँ की बेटी है। तुम कहो अब क्या कहने के लिए आए हो? तुमने शादी नहीं की अंशु? नहीं। क्यों? अब तक मेरे प्यार में हो ना? मेरी वजह से ही तुमने शादी नहीं की ना? विशाल ने पूछा। हाँ, तुम्हारी वजह से ही शादी नहीं की, मगर इस मुगलटे में बिल्कुल मत रहना कि अभी भी तुम्हारे प्यार में हूँ। दरअसल मैं जिंदगी में कभी तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इतने डरपोक और गैर जिम्मेदार इंसान से मैं कोई रिश्ता रखने की सोच भी नहीं सकती। उस एक फैसले के साथ तुमने सिर्फ मेरा दिल ही नहीं तोड़ा था, विश्वास भी तोड़ दिया था, समझे तुम? मुझे माफ कर दो अंशु, सच में मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। पिताजी के गुस्से के आगे मैं कुछ बोल ही नहीं सका। मुझे लगा कि कहीं मेरे साथ तुम्हें भी नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए उनकी बात मान गया। मगर मैंने कहा था ना कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तुम एक बार मुझे सब कुछ बताकर मेरी मर्जी तो पूछते, अंशु ने कहा। नहीं अंशु, मेरे घर वाले यादव जाति के अलावा और किसी से मेरी शादी करने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने मारने की धमकी दी तो मैं डर गया। मैं तुम्हारे जितना हिम्मती नहीं। हाल ये है कि अब सुकून के 2 पल के लिए तरस गया हूँ। हमेशा लगता है जैसे तुम्हारे साथ गलत करने का फल ही मुझे इस तरह मिल रहा है। पिताजी के कहने पर मैंने जिस लड़की से शादी की उसने आज तक मुझे पिता बनने का सुख ही नहीं दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सरपंच है और उसका मकसद राजनीति में जाना और बड़ा नेता बनना है। उसने शादी के कुछ दिन बाद ही मुझे ये सब बात बता दिया था। जब वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी, उस समय चुनाव आने वाले थे, इसलिए उसने मुझे बताए बगैर ही अबॉर्शन करवा लिया। दूसरी बार फिर से उसने अबॉर्शन करवाया तो उसे ऐसी अंदरूनी चोट लगी कि अब वो कभी मां नहीं बन सकती। मेरी जिंदगी अधूरी रह गई, कहते हुए वो रो पड़ा। अंशु ने कहा, इस तरह रोने से क्या होगा? तुम उसे छोड़कर दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? वे लोग बहुत प्रभाव वाले हैं, उनकी यादव समुदाय में बहुत चलती है। उनके साथ पंगा लेना महंगा पड़ जाएगा। वैसे भी वे लोग पिताजी के बहुत करीबी हैं और पिताजी उन्हें कभी नाराज नहीं करेंगे। मेरी पत्नी मुझे तलाक देगी नहीं और पिताजी उसके खिलाफ जाएंगे नहीं। तो फिर भुगतो ना अपने घर वालों के हिसाब से चलो। मुझसे क्या चाहते हो? अंशु ने सवाल किया। तुम मेरी बेटी से कभी कभी मिलने दिया करो, बस यही चाहता हूँ, प्लीज अंशु।
नो बे, तुम मेरी बेटी से मिलने की बात तो सोचना भी नहीं। मेरी बेटी सिर्फ मेरी है, उसे मैंने जन्म दिया है, मैंने पाला पोसा है और वो मेरे जैसी बनेगी, तुम्हारे जैसी नहीं। तुम्हारे घर का जैसा माहौल है उसमें तुम्हारे जैसा डरपोक इंसान ही बना सकता है। मैं अपनी बेटी को अपनी तरह हिम्मती बना रही हूँ। मैं दिल्ली किसी काम से आई थी, आज ही चली जाऊंगी। मैं कहाँ किस शहर में रहती हूँ इसकी भनक भी तुम्हें नहीं लगने दूंगी। मेरी बेटी से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, ये याद रखना। जिंदगी में कभी उससे मिलने की कोशिश भी मत करना। मगर अंशु, बस एक बार सोचो, वो मेरी संतान है, उसके सिवाय मेरी कोई औलाद भी नहीं। उसे मेरा नाम मिल जाएगा तो मेरी पैतृक संपत्ति पर उसका हक हो जाएगा। विशाल ने लालच का पासा फेंकने की कोशिश की। अंशु भटाक उठी। तुम ये अच्छी तरह से समझ लो, तुम्हारी संपत्ति की मुझे या मेरी बेटी को कोई जरूरत नहीं है। उसे तो पता भी नहीं कि उसका बाप जिंदा है। मैंने उसे यही बताया है कि एक एक्सीडेंट में उसके पिता की मौत हो चुकी है। अगर मैंने उसे बता दिया कि उसका बाप जिंदा है फिर क्या करोगी? विशाल ने धमकी दी। उसे कुछ बताने की सोचना भी मत। चलो आज एक धमकी मैं भी देती हूँ। अगर तुमने आइंदा मुझसे या मेरी बेटी से मिलने या उसे हासिल करने की कोशिश भी की ना तो मैं तुम पर बलात्कार का आरोप लगा दूंगी। अपनी बच्ची को बलात्कार का नतीजा कह दूंगी। इसके बाद तुम जेल में सड़ते रहना, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, समझे तुम? स्पष्ट शब्द में कहकर अंशु बेटी को लेकर चली गई। विशाल फिर कुछ नहीं कह सका। आंखों में पछतावे के आंसू लिए वहीं खड़ा रह गया।